जीएस फैक्ट्स ऑडियो लेक्चर। जैसे प्रकाश संश्लेषण है, इसकी जो खोज किए थे उस वैज्ञानिक का नाम था चार्ल्स बार्न्स। 1839 के आसपास इन्होंने खोज किया था। तो कौन किए थे? चार्ल्स बार्न्स ने ही प्रकाश संश्लेषण का खोज किया। प्रकाश संश्लेषण में जो उप उत्पाद होते हैं, यानी जिसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं, वो ऑक्सीजन के रूप में बाहर आता है। तो जो उप उत्पाद होता है वो ऑक्सीजन। और पृथ्वी पर जो कुल प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें जो 90% भाग जो होता है प्रकाश संश्लेषण, वो जलीय पौधे और शैवालों से, यानी समुद्री जो होते हैं पौधे और शैवाल, उनके द्वारा। और उसमें से भी 80 से 85% भाग शैवाल द्वारा होता है। यानी समुद्र का जो 90% होता है, टोटल का 90% समुद्र में होता है, तो उस 90 में से 80 से 85% शैवालों, जो शैवाल होते हैं वो करते हैं और प्रकाश संश्लेषण। बाकी प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक होता है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में जो होता है, मैग्नीशियम तो होता ही है प्रमुख तत्व। इसके अलावा और क्या होता है? मैग्नीशियम के अलावा क्लोरोफिल में तो होता है कार्बन। पहला तत्व कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, फिर तीसरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब मैग्नीशियम के अलावा भी ये भी तत्व क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सर्वाधिक जो प्रकाश संश्लेषण, सर्वाधिक प्रयोग लाल रंग का होता है, लेकिन क्लोरोफिल जो है, जो क्लोरोफिल होता है, लाल प्रकाश की अपेक्षा नीला प्रकाश अधिक अवशोषित करता है। यानी जो अब्जॉर्प्शन है वो नीले प्रकाश में ज़्यादा होता है, प्रयोग तो लाल का होता है। अनुच्छेद 82 क्या बताता है? संविधान का जो अनुच्छेद 82 है, तो ये परसीमन जो डिलिमिटेशन आयोग होता है ना, उसी के बारे में ये प्रावधान है। अच्छा, जो महत्वपूर्ण है कि जो परसीमन आयोग होता है, इसके जो आदेश होते हैं और शक्ति, मतलब इसके आदेश व निर्णय किसी भी न्यायालय के समक्ष उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। मतलब जो परसीमन आयोग ने जो निर्णय दे दिया है, आप उसको कहीं कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। परसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं, तब भी उनके आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये भी महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि इसका चुनौती नहीं दी जा सकती है, दूसरा ये है कि इसके जो लोकसभा हो या राज्य विधानमंडल, तो इसके निर्णयों में कोई संशोधन और चेंज नहीं कर सकते हैं। अब तक जो भारत में परसीमन आयोग बने हुए हैं, तो पहला जो बना था परसीमन आयोग 1952 में। अब तक 4 कुल बने हैं। कितने?
तो 4। पहला 1952 में बना, फिर दूसरा 10 साल पे बनता है तो 1963 में बना, 52 के बाद, फिर 73 में बना, फिर जो अंतिम बना अभी तक 2002 में, उसके बाद से नहीं बना है परसिमन आयोग। तो 52, 63, 73, 2002, ये 4 परसिमन आयोग अब तक बने हैं। परसिमन जो आयोग होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो ये है परसिमन आयोग, ये निर्वाचन आयोग जो होता है उसी के सहयोग से काम करता है। और ये जिसका स्ट्रक्चर जो होता है, संरचना परसिमन आयोग का, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त, यानी जो सेवा में है या जो रिटायर हो गए हैं, वो न्यायाधीश, वो भी कौन न्यायाधीश, जो सीजीआई रह चुके हों, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जो अभी जज है वो, या जो सीजीआई रहा हो कभी, वही इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त या उसके द्वारा नामित चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र के राज्य चुनाव आयुक्त, ये लोग इनकी तो संरचना जो इसकी होती है 3 सदस्य और प्लस 1 अध्यक्ष, यानी 3+1 के स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होते हैं परसिमन आयोग। 3 सदस्य और 1 अध्यक्ष। अनुच्छेद जो 170 है संविधान का, यह बताता है, इसके तहत राज्य के जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन किया जाता है। अनुच्छेद 170 के तहत ही राज्य के जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उसमें डिवाइडेशन होता है। अब कुछ एक्ट्स हैं, आरओ स्पेशल है, तो जैसे इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स, ये 23 में आया था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 48 में आया, 1900। सिविल प्रक्रिया संहिता, ये सिविल प्रक्रिया संहिता जो है ये 1908 में आया। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय मतलब ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, और भारतीय बंदरगाह अधिनियम भी 1908 में। सिविल प्रक्रिया संहिता और बंदरगाह अधिनियम, ये दोनों 1908 में। द ट्रेड यूनियन एक्ट 26 में 1900। पार्टनरशिप एक्ट 32 में 1900। मिनिमम वेजेज एक्ट, वैसे जिसे हम लोग न्यूनतम मजदूरी कहते हैं, 48 में 1900। कंपटीशन एक्ट, जो इसी के तहत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई बना 2003 में। तो एक्ट जो आया था 2002 के तहत, सीसीआई बना था 2003 में। कंपनी अधिनियम कब आया, तो 2013 में। द लिमिटेड लायबिलिटी एंड पार्टनरशिप एक्ट 2008 में। उसके बाद द एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट 23 में 1900। कौन सा विटामिन है जिसे पीपी विटामिन भी कहते हैं, उस विटामिन का नाम पीपी भी है। तो विटामिन B3 को पीपी भी कहते हैं।
इसी का वैज्ञानिक नाम है नियासिन या निकोटीन अम्ल इसे कहते हैं। फॉलिक अम्ल है विटामिन B9 का नाम। विटामिन जो के है इसे फिलोक्विनोन भी कहते हैं। इसके अलावा नेप्थाक्विनोन, दोनों नाम इसी के हैं। राजकीय जैन संग्रहालय जो है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का राजकीय जैन संग्रहालय, यह 2003 में बना था, मथुरा में है। राजकीय जैन संग्रहालय उत्तर प्रदेश का मथुरा में। उत्तर प्रदेश में जो 3 बौद्ध संग्रहालय हैं, एक तो गोरखपुर, कुशीनगर और पिपरावा। पिपरावा मतलब सिद्धार्थ नगर को पिपरावा कहते हैं, वहीं पे है एक जगह। जनपदी जो संग्रहालय है उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में जनपदी। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो है कन्नौज में है। वैसे पुरातत्व वाली चीज़ें काफ़ी, कन्नौज भी एक सामरिक केंद्र रहा था एक समय, मध्यकाल में और प्राचीन काल में। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है। बाल संग्रहालय लखनऊ में है और राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है। रानी महल संग्रहालय यह झांसी में है, तो वही झांसी के रानी के नाम से रानी महल संग्रहालय झांसी में। इसके अलावा राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, यानी स्वतंत्रता संग्राम ऐसे है, क्या है कि मेरठ से ही तो स्वतंत्रता उत्तर प्रदेश में मानी जाती है, तो वहीं पे बनाए हैं। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में है। सल्तनत काल में जो उत्तराधिकार हुआ करता था तो उसका कोई नियम नहीं था, एक खास पैटर्न नहीं हुआ करता था कि यही उत्तराधिकार कोई नियम बने, ऐसा नहीं था। जो जिसके ऊपर कमांड कर सके वही राजा बन जाता था। लेकिन इल्तुतमिश काल में जो है उत्तराधिकार की परंपरा शुरू हुई, उसने शुरू किया था इल्तुतमिश। सुल्तान इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और फिरोज शाह तुगलक, ये जो बने थे शासक, ये सब सरदार उस समय हुआ करते थे, तो उनकी सहमति से ये लोग शासक बने थे। मतलब सरदारों की सहमति से शासक बनने वाले थे इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। ये लोग सरदारों की सहमति से शासक बने थे। और अलाउद्दीन खिलजी, खिज्र खां और बहलोल लोदी, ये तलवार के बल पे शासक हुए थे, मतलब मार काट करके किसी को। तो अलाउद्दीन खिलजी, खिज्र खां और बहलोल लोदी, ये तीनों तलवार के बल पे शासक हुए थे। और जबकि इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और फिरोज शाह तुगलक ये सरदारों की सहमति से बने थे। इल्तुतमिश के बाद जो शासक बना था वो था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये काफ़ी कमज़ोर शासक था। इसी के बाद, इसी रुकनुद्दीन के बाद रजिया
सुल्तान जो थी वो शासिका बनी थी। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है ना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो 1977 में। इसका जो वर्ग क्षेत्रफल है वो 490 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है राष्ट्रीय उद्यान। नेपाल की जो सीमा पर ये है लखीमपुर खीरी, कुछ जैसे ये जो लखीमपुर खीरी वाला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर हाथी तो मतलब यहाँ रहते ही हैं इस अभयारण्य में। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो काले हिरण इसमें रहते हैं और दलदली हिरण, ये दोनों यहीं पर रहते हैं, काले हिरण और दलदली हिरण। उत्तर प्रदेश के कुछ वन्यजीव अभयारण्य हैं जिनकी स्थापना कब हुई है, जैसे कब वो घोषित हुए हैं अभयारण्य। जैसे चंद्रप्रभा है चंदौली में, यही पहला है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1957 में। इसके अलावा किशनपुर है, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है, यह भी लखीमपुर खीरी में है। किशनपुर भी और दुधवा भी, दोनों लखीमपुर खीरी में है। तो 72 में है, 1972 में है। कतरनीय घाट बहराइच है, 1976 में घोषित हुआ था अभयारण्य। और रानीपुर है जो कि बांदा और चित्रकूट में है, मतलब दोनों से लैंड बाउंड्री शेयर करता है रानीपुर। बाद में से टाइगर रिजर्व भी घोषित अभी हाल ही में किया गया है। तो वन्यजीव अभयारण्य है ये जो बना था तो 1977 में ये भी, और महावीर स्वामी जो कि ललितपुर में है, ये दोनों 1977 में ही घोषित हुए थे। और जो महावीर स्वामी है यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य। इसके अलावा राष्ट्रीय जो चंबल है यह इटावा आगरा में है, 1979 में इसे घोषित किया गया था, आगरा वाला, आगरा इटावा। कैमूर जो है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में है, ये 82 में घोषित हुआ था। और हस्तिनापुर जो कि सबसे बड़ा है ये वन्यजीव, यह कई ज़िलों में है, जैसे मेरठ, बिजनौर, गाज़ियाबाद, मुजफ्फरनगर, ज्योतिबा फूले नगर इन जगहों पर ये है। इन ज़िलों से जाता है, मतलब इन ज़िलों में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो ये जो घोषित हुआ था 1986 में हस्तिनापुर। सोहागी बरवा महाराजगंज में है, 1987 में। सुहेलवा बलरामपुर श्रावस्ती गोंडा, ध्यान रखना है सुहेलवा 3 में है, एक तो बलरामपुर, दूसरा श्रावस्ती, तीसरा गोंडा। बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, ध्यान रखना बहराइच नहीं है, बलरामपुर है। बलराम बस्ती में गोल गोल करता है, बलराम बस्ती में गोल गोल करता है सुहेलवा, 1988 में बना। कछुआ है रामनगर जो कि वाराणसी में है, 89 में घोषित हुआ था।
नवाबगंज उन्नाव में है 84 में घोषित हुआ। समसपुर रायबरेली में है 87 में। लाख बहोसी कन्नौज में है 88 में। सांडी हरदोई में है 90 में। बखीरा संत कबीर नगर में है 90 में। ओखला गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में है 90 में। ये कईठ 90 में है। सांडी बखीरा ओखला समन ये सब 90 में। पार्वती और विजय सागर जो कि महोबा में है, विजय सागर महोबा में, ये सब 90 में घोषित हुए थे। कौन कौन? सांडी, बखीरा, ओखला, समन, पार्वती, विजय सागर। जबकि सुर सरोवर जो कि आगरा में है 91 में। और पटना पक्षी विहार, यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। पटना पक्षी विहार जो कि एटा में है, एटा डिस्ट्रिक्ट 1990 में घोषित हुआ। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है, प्रतापगढ़ में है, 2003 में घोषित हुआ। और सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में है, 1990 में घोषित हुआ। उत्तर प्रदेश, देखिए एक द मून ऑफ द माउंटेन के रूप में जाने जाने वाला एक अफ्रीकन माउंटेन है, माउंट रूवेंजोरी इसे कहते हैं। माउंट रूवेंजोरी जो कि युगांडा और कांगो की सीमा पर स्थित है। माउंट रूवेंजोरी द मून ऑफ द माउंटेन के नाम से। ये पूछ सकता है किसकी सीमा पर है, तो युगांडा और DR कांगो। और जो ये माउंट रूवेंजोरी है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है माउंट गलिमा है। इसके अलावा माउंट किलिमंजारो है जो कि तंजानिया में है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये पूछता है कि माउंट किलिमंजारो कैसा ज्वालामुखी है, तो यह जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है, यानी डोरमेंट वोल्केनो। इसमें कई ज्वालामुखी हैं, जैसे इसी किलिमंजारो में ही कीबो, मावेजी, सैरा, इस नाम से 3 और ज्वालामुखी छोटे छोटे हैं। और माउंट कीबो जो है तंजानिया किलिमंजारो का सर्वोच्च चोटी है। माउंट कीबो किसका? किलिमंजारो का। कीबो किलिमंजारो का। एक चोटी है उहुरू चोटी जो कि माउंट कीबो पर ही स्थित है। कौन चोटी? उहुरू चोटी। यह माउंट कीबो पर स्थित है। वही माउंट कीबो जो कि सर्वोच्च चोटी है किलिमंजारो का। माउंट केन्या है, यह अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह एक विलुप्त स्ट्रैटो वोल्केनो है। माउंट केन्या जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। पूछ सकता है कि कौन सा है जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित है, तो माउंट केन्या। बाटियन जो है इसका सर्वोच्च शिखर है, बाटियन। माउंट केन्या का सर्वोच्च चोटी बाटियन। और माउंट केन्या जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है। और एक पर्वत है अफ्रीका का माउंट एटलस जो कि उत्तर पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। किस ओर? उत्तर और पश्चिम में, यानी मोरक्को वही। यह जो है कैसा पर्वत है, तो वलित है, यानी फोल्डेड। जो कि ये माउंट एटलस पूछता है कभी कभी कि किस देशों में फैला हुआ है, तो ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया, इन तीनों राज्यों में विस्तारित है। मोरक्को जो है, मोरक्को में है, अल्जीरिया में है, ट्यूनीसिया में है माउंट एटलस। और इसका जो चोटी है माउंट टुबकल, मैक्सिको मोरक्को में जो कि स्थित है,
इसकी चोटी है माउंट एटलस की। फिर अफ्रीका का एक माउंटेन है माउंट ड्रेकेंसबर्ग, जो कि अफ्रीका व लेसेथो जो है देश ऐसा है जो कि कंट्री विद इन कंट्री है, ये भी अफ्रीका में ही लेसोथो में फैला हुआ है, और माउंट ड्रेकेंसबर्ग और दक्षिण अफ्रीका में। यह भी वलित है यानी फोल्डेड माउंटेन है। ऑरेंज और लिम्पोपो नदियाँ इसी पर्वत से निकलती हैं। कौन? ऑरेंज और लिम्पोपो नदियाँ इसी माउंट ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से निकलती हैं। थाबाना नेटल्याना ड्रैकेंसबर्ग पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। थाबाना नेटल्याना ड्रैकेंसबर्ग पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट कैमरून या फाको या मोंगो या डेमी, इसे माउंट कैमरूनिया कहते हैं। ये कि जो कि गिनी के तट पर है, कैमरून में स्थित है। कैमरून देश है ना अफ्रीका में। तो यह जो है माउंट कैमरून ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखना है, सक्रिय है यानी एक्टिव वोल्केनो। माउंट मेरू यह जो है तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट मेरू। तंजानिया में दो ठे हैं, एक तो किलिमंजारो है और माउंट मेरू भी तंजानिया में है। माउंट रास दसन जो कि इथियोपिया में है। माउंट रास इथियोपिया, पिया जो है, पिया को रास आ गया, रास दसन। मेरू जो है माउंट मेरू तंज करता है। क्या करता है? मेरू तंज करता है यानी तंजानिया में। माउंट एल्गन कहाँ है? केन्या और युगांडा, यूके। एल्गन यूके में है यानी यू से युगांडा, के से केन्या, यूके एल्गन यूके। माउंट वागागाई इसका सर्वोच्च शिखर है जो कि पूर्णतः युगांडा में स्थित है, माउंट एल्गन का। तो किसकी कौन सर्वोच्च चोटी है? जैसे माउंट किलिमंजारो का माउंट कीबो है, माउंट केन्या का बाटियन है, माउंट एटलस का टुबकल है, माउंट ड्रेकेंसबर्ग का थाबाना नेटल्याना है, माउंट ड्रेकेंसबर्ग का थाबानियाना है, माउंट कैमरून का इसका कोई नहीं है, माउंट मेरू का भी नहीं है, और माउंट एल्गन का वागागाई है। माउंट एल्गन का वागागाई है। किलिमंजारो सुषुप्त है ज्वालामुखी यहाँ पर। माउंट एटलस वलित है और माउंट ड्रेकेंसबर्ग भी वलित है। एटलस और ड्रेकेंसबर्ग दोनों वलित श्रेणी के पर्वत हैं। कैमरून बहुत सक्रिय रहता है कि देखो, कैमरून ग्रीन एक प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया का, काफ़ी अच्छा खेलता है, हर समय एक्टिव रहता है।
विद्युत जो चुंबकीय तरंगें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिन्हें वेव्स कहते हैं, इन तरंगों पर कोई आवेश विद्यमान नहीं रहता। अर्थात ये जो होती हैं ना, ये उदासीन प्रकृति की तरंगें होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इस पे कोई आवेश विद्यमान नहीं रहता है। और विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं, ये जो है प्रकाश के वेग यानी प्रकाश के रफ्तार से चलती हैं। जितनी तेज प्रकाश चलता है उसी के रफ्तार से, मतलब 3 लाख प्रति सेकंड के आसपास इनकी भी रफ्तार है। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ, यानी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगें क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन तरंगों का जो दोलन होगा और संचरण की दिशा लंबवत होता है, यानी वर्टिकल होगा। जैसे वर्टिकल, जैसे अनुप्रस्थ तरंगे के उदाहरण, जैसे तालाब में पत्थर मारिए, तालाब में पत्थर मारने पर जो तरंग बनती है गोला गोला, वो अनुप्रस्थ तरंगों का ही उदाहरण है। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ होती हैं। इन तरंगों की जो प्रकृति होती है, संचरण की दिशा लंबवत होती है, और इसमें जो है तरंगों में संवेग और ऊर्जा दोनों निहित होती है। क्या होता है? संवेग भी होता है, ऊर्जा भी होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं, इनका उदाहरण क्या है? जैसे एक्सरे किरणें विद्युत चुंबकीय हैं, गामा, पैराबैंगनी, दृश्य किरणें, आवर्त किरणें, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंगे, ये सब जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स हैं। इनकी जो होती है, जैसे गामा, इनके फ्रीक्वेंसी घटते अनुसार से, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा की, फिर उससे कम होगी एक्सरे की, एक्सरे से भी कम होगी अल्ट्रावायलेट की, अल्ट्रावायलेट से कम होगा दृश्य किरणों का, दृश्य किरणों से कम होगी अवरक्त तरंगे, जिसे इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं। फिर अवरक्त किरणों से धीमी होगी लघु तरंगे, लघु तरंगे से धीमी होगी दीर्घ तरंगे। दीर्घ तरंगों की तरंग दैर्घ्य जो है वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, इसीलिए इनको दीर्घ तरंगे कहते हैं। इनका तरंग दैर्घ्य जो होता है अधिक होगी, 10⁶ होता है। इसमें दीर्घ तरंगों की जो प्रकृति है, तरंग दैर्घ्य तो सबसे अधिक होगी, लेकिन ऊर्जा सबसे कम होती है। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य तो सर्वाधिक होगी दीर्घ में, लेकिन ऊर्जा सबसे कम होगा। गामा किरणें जो होती हैं तरंग दैर्घ्य, ये सबसे कम इनका तरंग दैर्घ्य होता है गामा का, लेकिन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। इसीलिए गामा किरणों से ही देखिए ऑपरेशंस किए जाते हैं, आँखों के ऑपरेशन, और जैसे मस्तिष्क में ऑपरेशन करना हो तो इन तरंगों को उपयोग किया जाता है। गामा जो तरंगे होती हैं, इसकी खोज जो हुई थी किए थे वो फ्रेंच एक व्यक्ति थे, उनका नाम था पॉल विलार्ड। इन्होंने ही गामा किरणों की खोज की थी, पॉल विलार्ड। और इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है गामा का 10⁻⁻12 जैसे दीर्घ तरंगों का तरंग दैर्घ्य तो 10⁶ होता है, वैसे गामा का जो होता है तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻12 होता है।
जो गामा तरंगे होती हैं उच्च आवृत्ति का यह विकिरण नाभिकीय अभिक्रियाओं से उत्पन्न होता है। मतलब इसमें जो है जो विकिरण उत्पन्न होता है वो नाभिकीय अभिक्रियाओं से उच्च होता है। यह रेडियोधर्मी नाभिकों द्वारा भी उत्सर्जित होता है। यानी गामा किरणें कहाँ से निकलती हैं? रेडियो पदार्थों से निकलती हैं, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। जो गामा किरणें होती हैं ये लोहे के चादरों को पार कर सकती हैं। एक्स तरंगे, जैसे कि जर्मनी के रोएंटजन ने खोजा था, विल्हेम कोनार्ड रोएंटजन इसे कहते हैं। एक्स तरंगों का उपयोग कैंसर के उपचार में, क्रिस्टलों की संरचना के अध्ययन में भी होता है। सीटी स्कैन में, आंत रोग निदान में, इन सब में एक्स तरंगों का उपयोग किया जाता है। यूवी रेज जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, इसकी खोज कार्ल रिटर एक व्यक्ति थे, उन्हीं ने किया था। रिटर किरणें, अल्ट्रावायलेट रिटर। अच्छा, जो यूवी रेज होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, ए, बी और सी। जिसमें जो घातक होती हैं वो ए और बी, यानी यूवी ए और यूवी बी, ये दोनों बहुत घातक होती हैं। जबकि यूवी सी थोड़ा कम घातक होती हैं। इससे यूवी सी से शरीर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव कोई ऐसा नहीं पड़ता है। तो अल्ट्रावायलेट किरणों की खोज रिटर। अल्ट्रावायलेट जो होती है नेत्र, मतलब मानवीय जो आँख होता है ना, इसे नहीं देख सकता है। लेकिन कुछ कूट और भंवरे जो होते हैं, भंवरे अल्ट्रावायलेट को देख सकते हैं। अगर हमारी आंखें देखेंगी तो उसमें एक रेसेस बन जाते हैं कुछ देर के लिए, जिसे हम लोग चौंधिया जाना कहते हैं, नहीं देख सकती इसीलिए। अल्ट्रा जो वायलेट किरणें होती हैं, खनिज पदार्थों की जांच में इनका उपयोग होता है, अल्ट्रावायलेट का। और फॉरेंसिक जो जांच होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं। दृश्य तरंगे, जिसे हम लोग विजुअल रेस कहते हैं, इसकी जो खोज किए थे न्यूटन ने किया था, दृश्य तरंगों की। इसकी जो सीमा होती है, प्रकाश सीमा, 400 एनएम से 700 एनएम के मध्य होती है। इसी कारण हम लोग दृश्य किरणों को देख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे अगर 400 से नीचे हैं तब भी हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं, और 400 से ऊपर है तब भी हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं। इसीलिए इसके बीच के जो तरंगे होती हैं, इन तरंगों को दृश्य तरंगे कहते हैं। और जैसे इसमें हैं 7 तरंगे होती हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसमें जो है लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और आवृत्ति जो होती है सबसे कम होती है। लाल में तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है और आवृत्ति जो है कम होती है। बैगनी की जो तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है और आवृत्ति सबसे अधिक होती है बैगनी में। अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड जिसे कहते हैं, तो इसकी खोज विलियम हर्शेल एक व्यक्ति थे, उन्होंने किया था। अवरक्त अवरक्त की खोज विलियम हर्शेल किए थे। और अवरक्त का उपयोग जो होता है रिमोट, जो टीवी के रिमोट होते हैं, ग्रीन हाउस गैसों में, इन सब में, फलों के संरक्षण में अवरक्त किरणों का उपयोग। ये 4 प्रकार की होती है। लघु तरंगे जो होती हैं 4 प्रकार की होती हैं। सूक्ष्म, जो माइक्रो कहते हैं, रेडियो खोज करता है हेनरिक हर्ट्ज, एफएम। दीर्घ तरंगे, जो दीर्घ तरंगे होती हैं, लॉन्ग वेव्स, ये तरंगे आयन मंडल से ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, यानी परावर्तित हो जाती हैं वहीं से ही।
कुछ पुरस्कार हैं और उनका संबंधित क्षेत्र है। जैसे एक पुरस्कार होता है प्रित्जर पुरस्कार, ये आर्किटेक्ट यानी जो भवन व निर्माण बनता है उसके क्षेत्र में, इसे आर्किटेक्ट का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं प्रित्जर को। फील्ड मेडल है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ये गणित का नोबेल है फील्ड मेडल। ग्लिंका एक पुरस्कार है, ग्लिंका, जो कि मृदा संरक्षण के लिए दिया जाता है, ग्लिंका पुरस्कार। गोल्डमैन पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण का, इसे ग्रीन नोबेल के नाम से जानते हैं। उसके बाद बहुत सारे वैसे पुरस्कार हैं, जैसे चैंपियन ऑफ द अवार्ड है पर्यावरण में। फिर एक अवार्ड है फेलिक्स हासबाउट बोगनी, यूनेस्को शांति पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में देते हैं, फेलिक्स हासबाउट बोगनी। कैनिंग जो था, लॉर्ड कैनिंग, इसने उत्तर पश्चिम प्रांत का जो गठन किया था 1858 में, और 1868 में आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया था। 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत अवध का गठन हुआ। 1877 में यूपीपी समझिए, 1877 में। और 1902 में आगरा अवध बना। 1937 में संयुक्त प्रांत नाम बदल हो गया यूपी का। और 1880 में इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, 1890। और 24 जनवरी 1950 का इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया। गूगल बचाओ अभियान राजस्थान में चला था डॉक्टर विनीता सोनी के नेतृत्व में। अच्छा, अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद और भाग। जैसे भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र है, 2 जो है नागरिकता से संबंधित है, 3 मौलिक अधिकार से है, 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यानी डीपीएसपी, और 4 का ये मौलिक कर्तव्य से है। 5 जो है संघ सरकार से है, 6 जो है राज्य सरकार से है, भाग 6। भाग जो 8 है संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटीज जो होते हैं उसके बारे में इसका प्रावधान है। पंचायतें जो होती हैं यह भाग 9 में होती हैं। नगर पालिकाएँ जो हैं भाग 9A में है। सहकारी समितियाँ 9B में हैं। अनुसूचित व जनजाति जो क्षेत्र होते हैं यानी एसटी शेड्यूल ट्राइब जो एरियाज़ होते हैं, ये जो है भाग अनुच्छेद भाग 10 में इनका प्रावधान है। और संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 11 में, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद ये 12 में है। जबकि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम इसकी जो स्वतंत्रता मिलती है भाग 13 के तहत। भाग 14 में है संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं होती हैं। भाग 14A जो है यह अधिकरण से है संबंधित। 15 जो है निर्वाचन से है, निर्वाचन। 16 जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। 17 जो है राजभाषा है। 18 आपातकाल। 18 20 संविधान संशोधन। 21 जो है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। और 22 जो है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया यह कब शुरू हुआ था? नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया 2014 में, फरवरी में। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में अपनाया गया। इसमें कुल 8 मिशन शामिल थे, जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय वर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन, राष्ट्रीय वहनीय पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीति, राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संवर्धन मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन, ये सब इसी में थे।
बारबोसा, दुआर्ते बारबोसा एक यात्री आया था ना, कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। कब आया था? 1501 में। कहाँ आया था? विजयनगर में। उसकी रचना का नाम क्या है? एन अकाउंटेंट ऑफ कंट्रीज बॉर्डरिंग द इंडियन ओशियन एंड द देयर इनहेबिटेंट। बड़ा लंबा पुस्तक का नाम लिखा है। और कृष्णदेव राय जो थे उन्हीं के समय आया था बारबोसा। इब्न बतूता आया था हरिहर प्रथम के शासनकाल में। रहेला इसकी पुस्तक है। निकोला डी कोंटी आया था देवराय प्रथम काल में। कब आया था? ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह जो है निकोलो दी कोंटी 1420 में आया था। और कहाँ के था ये निकोला दी कोंटी? इटली का। इसकी रचना जो है ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कोंटी के नाम से प्रसिद्ध है। अब्दुल रज्जाक फारस का था। इसने रचना लिखी है जो कि महत्वपूर्ण है। इसकी रचना का नाम है सदाइन। इसी को मजमा उल बहरीन पुस्तक में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। सदाइन को ही मजमा उल बहरीन कभी कभी कहते हैं, जो कि अब्दुल रज्जाक का ही इम्पोर्टेंट है। अब्दुल रज्जाक की पुस्तक का नाम सदाइन देवराय द्वितीय काल में आया था। यह जो है विजयनगर की जो शानो शौकत है उसके बारे में वर्णन करता है। फर्नांडो नूनीज था, पुर्तगाल से ये भी था। घोड़े का व्यापारी था। ध्यान रखना है, पूछता है कभी कभी कि कौन यात्री था जो कि घोड़े के व्यापारी था, तो नूनीज था। फर्नांडो नूनीज पुर्तगाल का था। कब आया था? 1535 में अच्युत राय के शासनकाल में। संगम वंश है, जैसे उनके शासकों का क्रम क्या है? हरिहर प्रथम, हरिहर, बुक्का, हरिहर, 3 हो गया। उसके बाद हरिहर, बुक्का, हरिहर 3, हरिहर, बुक्का, फिर हरिहर। फिर विरूपाक्ष बुक्का, विरूपाक्ष प्रथम, फिर बुक्का द्वितीय, देवराय प्रथम। विरूपाक्ष बुक्का देवराय, विरूपाक्ष बुक्का देवराय। चौथा, पांचवा, छठवां विरूपाक्ष बुक्का देवराय हो गया ये। तो पहला हो गया हरिहर, दूसरा बुक्का राय, तीसरा हरिहर द्वितीय, चौथा विरूपाक्ष प्रथम, पांचवा बुक्का द्वितीय, छठवां देवराय प्रथम। तो हरिहर, बुक्का, हरिहर, विरूपाक्ष बुक्का देवराय। फिर 7वां है रामचंद्र राय। फिर 8वां है विजय बुक्का, फिर देवराय द्वितीय, फिर विजय राय द्वितीय, मल्लिकार्जुन राय, विरूपाक्ष राय द्वितीय, और अंतिम है प्रौढ़ देवराय। ध्यान रखना, अंतिम है ये प्रौढ़। सालू वंश था जो कि नरसिंह सिंह जो था, यही सालू वंश का संस्थापक था। सालू वंश जो था 1485 से 1505 तक था। तो सालू वंश में जो शासक थे नरसिंह सालू, थिम्म भूपाल और इम्मादी नरसिंह राय द्वितीय। तो नरसिंह, थिम्म, इम्मादी, सालू, नरसिंह, थिम्म, इम्मादी। फिर तुलु वंश 1505 से 1570 तक आया। वीर नरसिंह राय इसका था संस्थापक। फिर कृष्णदेव राय सुलू वंश का था। कभी कभी पूछता है कि कृष्णदेव राय किस वंश से थे? तो सुलू वंश थे। तुलु। कृष्णदेव राय जो शासनकाल था 1509 से 1529 तक था। इसने तेलुगु भाषा में अमुक्ता माल्यदा की रचना की, संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। इसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। कृष्णदेव राय ने राम को समर्पित हजारा मंदिर बनवाया था। अब कृष्ण को समर्पित विट्ठल स्वामी का मंदिर का निर्माण कृष्ण राय ने ही करवाया था।
हजारा जो है राम से संबंधित है और विट्ठल जो है कृष्ण से। कृष्णदेव राय ने यवनराज स्थापनाचार्य की भी उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय ने यवनराज स्थापनाचार्य की भी उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव के राय के बाद अच्युत देव राय, फिर वेंकट प्रथम, सदाशिव राय, आलियाम राय, ये सब हुए। फिर एक वंश था आरावीडू, जिसके संस्थापक तिरुमल्ल थे। आरावीडू तो तिरुमल्ल के बाद श्रीरंग, फिर वेंकट द्वितीय, फिर श्रीरंगा तृतीय, रामदेव, वेंकट तृतीय, फिर श्रीरंगा तृतीय, ये सब शासक हुए। तिरुमल, फिर श्रीरंग, फिर वेंकट द्वितीय, फिर श्रीरंग द्वितीय, फिर रामदेव, फिर वेंकट तृतीय, फिर श्रीरंगा तृतीय। कृषि एवं लागत मूल्य आयोग, जिसे CACP कहते हैं, 65 में बना। 85 में इसका नाम बदला गया। कुछ रक्षा उपकरण है उसके विनिमय बनाने वाले देश, जैसे पैट्रियट मिसाइल जो रक्षा प्रणाली है, पैट्रियट USA का है। किंजल मिसाइल सिस्टम रूस का है। कामिकाजे ड्रोन ईरान का है। चैलेंजर टैंक UK का है। अब्राहम टैंक USA का है। राफेल फ्रांस का है। T9 टैंक रूस का है। आयरन डोम रक्षा प्रणाली इजराइल का है। लोरा मिसाइल इजराइल का है। हेरान ड्रोन इजराइल का है। इजराइल वाला ध्यान रखिए, आयरन डोम, लोरा मिसाइल, हेरान ड्रोन। फिर लियोपार्ड टैंक जर्मनी का है। इसके बाद ऐसे हैं बल और बल आघूर्ण, ये दोनों जो हैं सदिश राशियां होती हैं। अच्छा, सदिश राशियों की कुछ ट्रिक है। जैसे कि जो सदिश राशियां होती हैं, यानी वेक्टर जो क्वांटिटी होती हैं, इनमें या तो व आएगा या तो दो शब्द से बनेंगे। जैसे वेग, देखिए वाया ना, संवेग वाया, आवेग वाया, त्वरण, त्व में देखिए वा है त्वरण, बल वाया, विस्थापन वाया, ठीक, बल। विद्युत क्षेत्र, देखिए दो शब्द है, विद्युत एक, क्षेत्र दो, तो विद्युत क्षेत्र एक है। भार भी सदिश होता है, ध्यान रखना है, भार। और आघूर्ण, बल आघूर्ण, ये भी दो शब्द, या वह, तो बल आघूर्ण दो शब्द है। चुंबकीय क्षेत्र दो शब्द है। चुंबकीय प्रेरण दो शब्द है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तीन शब्द है। चुंबकीय आघूर्ण दो शब्द है। चाल प्रवणता दो शब्द है। ताप प्रवणता दो शब्द है। विद्युत तीव्रता दो शब्द है। विद्युत धारा और घनत्व, ये सब सदिश राशियां हैं। तो या तो वह आएगा या तो दो शब्द आएंगे, लेकिन केवल अपवाद जो है वो दो है, एक तो विद्युत विभव और एक विद्युत धारा। देखो, विद्युत धारा घनत्व जब आ जाए, विद्युत धारा घनत्व, तब तो सदिश है। लेकिन अगर विद्युत धारा केवल दो रहे तो यह अदिश हो जाता है। यही एक अपवाद है दो में। ध्यान रखना, विद्युत धारा जो है ये सदिश है, क्योंकि विद्युत, देखिए उससे भी बड़ा इसमें मिल जा रहा है सदिश में, विद्युत धारा घनत्व तीन। तीन शब्द का तो कोई भी अदिश राशि नहीं होती है, लेकिन तीन शब्दों में सदिश राशियाँ होती है। जैसे विद्युत धारा घनत्व, देखिए तीन शब्दों में है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रवणता तीन शब्दों से ज़्यादा है। ये सिर्फ तीन शब्द, दो शब्द या तीन शब्द इस तरह होते हैं तो सदिश राशियाँ होती हैं। और वह भी रहेगा, ब भी रहेगा, लेकिन केवल अपवाद यही है, विद्युत धारा और विद्युत विभव, ये दोनों अदिश हैं। ये दो हैं लेकिन अदिश हैं। बाकी जैसे और जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, जो चीज़ें, वो अदिश राशि होती है। जैसे ऊर्जा मैथ में पढ़ते हैं, शक्ति मैथ में पढ़ते हैं, कोण मैथ में पढ़ते हैं, चाल मैथ में पढ़ते हैं, लंबाई मैथ में पढ़ते हैं, दूरी मैथ में पढ़ते हैं, समय मैथ में पढ़ते हैं।
क्षेत्रफल मैथ में पढ़ते हैं, द्रव्यमान निकालते हैं मैथ में, आयतन निकालते हैं मैथ में, घनत्व निकालते हैं मैथ में, दाब निकालते हैं मैथ में, कार्य निकालते हैं मैथ में। तो मैथ में जो विद्युत धारा, ये चाल, समय, दूरी, ये सब वाला जो चैप्टर होते हैं, उन सब में जो शब्द आते हैं वो अदिश राशियों में होते हैं, स्केलर क्वांटिटी। एक यही ध्यान रखना कि विद्युत विभव और विद्युत धारा ये दोनों अदिश राशियाँ होती हैं। बाकी अदिश राशियाँ एक शब्दों जैसे ऊर्जा एक शब्द है, शक्ति एक शब्द है, कोण एक शब्द है, ताप एक शब्द है, चाल एक शब्द है, लंबाई एक शब्द है, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, दाब, ये सब एक एक शब्द वाले हैं। ये सब अदिश राशि हैं। श्री अन्न जो संस्थान है ये हैदराबाद में है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। देखिए, भारतीय जब चावल अनुसंधान पूछे तो हैदराबाद में है, लेकिन राष्ट्रीय चावल अनुसंधान पूछे तो यह कटक में है। राष्ट्रीय कटक में है और भारतीय हैदराबाद में है। कंफ्यूजिंग है। देखिए, हैदराबाद वाले अपने को बहुत भारतीय घोषित करते थे, हैदराबाद के लोग, कि हम भी भारतीय हैं। और कटक वाले जो हैं वो राष्ट्रीय, कटक से देखिए सुभाष चंद्र बोस थे तो वो राष्ट्र की बात करते थे। भारतीय तिलहन अनुसंधान यह भी हैदराबाद में है। हैदराबाद में काफ़ी तेल निकाला गया था हैदराबाद वालों का। वहाँ के जो एक नवाब था उस समय उसका बहुत तेल निकाले थे पटेल, जब उसके ऊपर कार्रवाई किए थे पोलो वाला। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन, कृषि का अनुसंधान और प्रबंधन, ये भी हैदराबाद में है। केंद्रीय गोपशु अनुसंधान मेरठ में है। तो केंद्रीय गोपशु अनुसंधान जो है मेरठ में है। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान, ये 23 आर में पूछा था। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस, मऊ, मऊ उत्तर प्रदेश का एक जिला है ना, वहीं। भारतीय जल प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर में है। केंद्रीय कृषि रत्न महिला संस्थान भुवनेश्वर में है। ब्रेकिस वाटर जो है नागपुर में है, चेन्नई में है ब्रेकिस वाटर। और सेंट्रल सिट्रस रिसर्च नागपुर में है। कपास, केंद्रीय कपास अनुसंधान तो नागपुर में है, जबकि केंद्रीय कपास जब प्रौद्योगिकी आ जाए, कपास में जब प्रौद्योगिकी लग जाए तो मुंबई में हो जाएगा, क्योंकि मुंबई में प्रौद्योगिकी आईआईटी एक है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, यह भी भोपाल में है। मृदा का विज्ञान अगर जानना है तो भोपाल जाइए। भारतीय मक्का अनुसंधान जो है यह दिल्ली में है। और केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान गोवा में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान बेंगलुरु में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं कायिकी संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गोंद संस्थान रांची में है।
रेजिन और गोंद रांची में है। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची में है। भारतीय मसाला अनुसंधान कालीकट। केंद्रीय समुद्र मत्स्यिकी अनुसंधान ये कोच्चि में है, ये भी पूछा था 2023 आरओ में। केंद्रीय समुद्र मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोच्चि। केंद्रीय रोपड़ फसलें कासरगोड में है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। देखिए अगर दो है, कन्फ्यूजन हो सकता है। जब पूछे भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान तब तो भोपाल में हो जाएगा, लेकिन जब केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान पूछे, मृदा में जब लवणता की बात आए तो करनाल, और जब मृदा का विज्ञान जानना हो जब मृदा का लवणता जानना हो तो करनाल जाना पड़ेगा, और मृदा का विज्ञान जानना हो तो भोपाल में। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर में है, शीतोष्ण। केंद्रीय भैंस अनुसंधान हिसार में है, और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, जब शुष्क बागवानी करना हो तो बीकानेर में जाइए। देखिए बीकानेर काफ़ी शुष्क क्षेत्र है। और जब शुष्क क्षेत्र का अनुसंधान करना हो तो जोधपुर जाइए। ठीक। उसके बाद है केंद्रीय द्वीपीय अनुसंधान संस्थान, यह पोर्ट ब्लेयर में है। और केंद्रीय जूट एवं संबद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान बैरकपुर बंगाल में है।